डायनेमिज्म। ठीक है, क्रोमोसोम कॉन्स्टेंसी एंड डायनेमिज्म अपना टॉपिक है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको मेनली ये समझ नहीं आता कि हमको लिखना क्या है। पता तो रहता है कॉन्स्टेंसी में, थोड़ा सा आपको लगता है कि कॉन्स्टेंसी में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम कॉन्स्टेंसी में वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई है। एक्चुअली में क्या होता है, जो क्रोमोसोम कॉन्स्टेंसी है, अभी जब हाइपोटोनिक ट्रीटमेंट और ये सब आएगा तो मैं इसमें हिस्ट्री नहीं दी हुई है, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता रही हूँ। क्रोमोसोम की कॉन्स्टेंसी का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो हर स्पीशीज में कांस्टेंट होते हैं। और ये बात सबसे पहले बॉबेरी ने, BOVERI, बॉबेरी ने सबसे पहले ये चीज बताई थी क्रोमोसोम कॉन्स्टेंसी के बारे में। तो यहाँ अभी मटेरियल मैं दूंगी, उसमें आपको ये चीजें कवर है कि हाइपोटोनिक ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट कब किया था, क्यों किया था, क्योंकि आपको ये टेक्निक है। उसी में कॉन्स्टेंसी के बारे में सबसे पहले बॉवेरी ने 1882 में बताया था कि क्रोमोसोम जो रहते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है कि कॉन्स्टेंसी का मतलब कि जो हमको पता है कि हर क्रोमोसोम जो रहते हैं वो पेयर में रहते हैं, यानी डिप्लॉयड नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, और वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वो कांस्टेंट है, और स्पीशीज टू स्पीशीज ये कांस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, बस कहीं एबनॉर्मेलिटी वाले केस आते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम के नंबर है, डिप्लॉयड नंबर जो क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट रहते हैं किसी एक स्पीशीज में, और क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं किसी एक स्पीशीज में, इसके बारे में सबसे पहले बताया था बॉवेरी ने। ठीक है, BOVERI 1882 में बताया था। तो ये प्लांट ब्रीडिंग वगैरह जो है, जब हम प्लांट ब्रीडिंग जो काम करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर, वहां पर कॉन्स्टेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, ठीक है, और हम नए टाइप के प्लांट बनाते हैं। तो ये चीज है। अब ये तो क्लियर हुआ कि क्या क्या हमको रखना है। तो ये तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन का या कॉन्स्टेंसी का क्या यूज है ये बताया। ठीक है, इसी तरह से अब कॉन्स्टेंसी में एक चीज तो आपने ये लिखी कि बॉवेरी ने 1882 में बताया ये चीज। दूसरी हमने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज में नंबर कांस्टेंट रहते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट है। अगर हमने ह्यूमन की बात करी, उसका हमने नेम लिख दिया होमोसेपियंस, उसमें क्रोमोसोम नंबर लिख दिया हमने 46। तो अब आपको ऐसे क्रोमोसोम नंबर लिखने हैं सबके कि किसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं। तो एक आप लिस्ट यहाँ पर मैंने इसमें रखी है, जिसमें से आप कम से कम 8 या 10 स्पीशीज जो हैं उनके नाम ध्यान में रख लेना। कुछ एनिमल में तो आपको ह्यूमन का तो पता ही रहता है, और ड्रोसोफिला के 8 रहते हैं टोटल क्रोमोसोम, 4 पेयर में रहते हैं। बाकी आप कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट स्पीशीज में, उसमें आप ध्यान में रख लेना। जैसे कॉर्न है, मेज है जिसका बॉटनिकल नेम जिया मेज है, और इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 20 होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ आप ध्यान में रख लेंगे जो आपके काम के हैं, 3 5 6। जैसे कॉटन का आप रख सकते हैं, ठीक है, कॉटन का रख सकते हैं, 52 है। अल्फा अल्फा जो है उसमें 32 है। बार्ले जो है, ऑर्डियम वल्गेर 14 है। ऐसे आप 4 5 स्पीशीज जो है उनका नाम ध्यान में रख लो। ठीक है, ओनियन है, ओनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनियन एलियम सिपा जो है 16 डिप्लॉयड नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, ओनियन में। और आप यहाँ से कुछ भी जो भी स्पीशीज, कम से कम 5 6 स्पीशीज आपको ध्यान में रखना है। राइस का रख सकते हैं, और बॉटनिकल नेम भी, ठीक है, बॉटनिकल नेम भी लिखना है। एंड अगर प्लांट है तो बॉटनिकल नेम, और एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम, तब आपको बताना है। तो इसमें से आप 5 6 जो ऑर्गेनिज्म है उनका ध्यान में रख लो। जैसे ओनियन का एलियम सिपा है, जैसे आप रख लो राइस 24 है। जैसे मैंने बताया कॉर्न, क्योंकि उसमें हमने क्रोमोसोम भी देखे थे जो है बी क्रोमोसोम, वो भी आपने देखे थे मेज में, तो उसका कॉर्न का जो है वो ध्यान में रख लो। इसी तरह से आप बार्ले वगैरह का ध्यान में रख सकते हो। तो इनके नंबर आपको ध्यान में रखना है, तभी आप उस स्पीशीज की कॉन्स्टेंसी जो है वो बताएंगे। अब वीट का जो भी आपको ध्यान में रखना है। एनिमल में ह्यूमन का तो ध्यान रहता ही है, उसका जूलॉजिकल नेम होमोसेपियंस 46 क्रोमोसोम। उसके बाद आप फ्रूट फ्लाई का ध्यान में रख सकते हैं। फ्रूट फ्लाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर 8 होते हैं टोटल, 4 पेयर में रहते हैं। ग्रासोपर का रख सकते हैं आप, ठीक है, ग्रासोपर है, डॉग है, इनमें से किसी, लेकिन उनके जूलॉजिकल नेम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके जूलॉजिकल नेम से
और आप मंकी, रेसस मंकी का ध्यान में रख सकते हैं 42। तो इस तरह से कम 5-6 स्पीशीज, जिसमें ड्रोसोफिला, ह्यूमन, आप और भी जो भी स्पीशीज इसमें से याद रख सकते हो, जूलॉजिकल नेम प्लस क्रोमोसोम नंबर। तो ये आता है कॉन्स्टेंसी में। कॉन्स्टेंसी मींस बॉवेरी ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि क्रोमोसोम जो है किसी एक स्पीशीज में कांस्टेंट रहते हैं उनके नंबर, और कांस्टेंट रहते हैं, पर क्रोमोसोम की काउंटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, या क्रोमोसोम की ग्राफिकल पिक्चर के लिए हम कैरियोटाइप देखते हैं, और कैरियोटाइप से ही हम कोई एबनॉर्मेलिटी या नंबर कहाँ गड़बड़ हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है उसमें क्रोमोसोम के नंबर कांस्टेंट रहते हैं। चाहे आप ओनियन ले लो, प्लांट स्पीशीज में बता दो। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं, क्योंकि आपको दोनों की बात करना है इसमें, तो कॉन्स्टेंसी में कुछ ऐसा दिया नहीं है कि आपको सिर्फ एनिमल की बात करनी। तो प्लांट के केस में हम इनका यूज जो है कॉन्स्टेंसी का यूज करके हम प्लांट ब्रीडिंग जो है वहां पर हम उनका यूज करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, तो क्यों आप पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंसी, क्योंकि हर स्पीशीज में कांस्टेंट है, वो एक स्पीशीज की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। और नंबर अगर मान लो उस कांस्टेंट नंबर से आगे पीछे है, इट मींस कि वो किसी डिजीज का कॉज है, या वहां पर सिंड्रोम्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बात, ये क्लियर हुआ। ये पता रहता है जनरली, पर आप समझ में नहीं आता कि हमको लिखना क्या है इसमें। तो क्रोमोसोम कॉन्स्टेंसी में आपको ये लिखना है। ठीक है, ये तो हुई क्रोमोसोम कॉन्स्टेंसी की बात। तो ये फैक्ट है जिनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। जो भी एनिमल है उनके जूलॉजिकल नेम, प्लांट है तो बॉटनिकल नेम, और उनके क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में हम उनका यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ। अब हम आगे आते हैं डायनेमिज्म पे। तो यहाँ पर मेरे हाथ से लिखे हुए नोट से, क्योंकि और कोई तरीका था नहीं, इसलिए उसको मैंने पीडीएफ में किया। तो जहाँ नहीं समझ में आ रही हो मैं बोल बताती जाऊंगी। अब सबसे पहली चीज मैं ये बताऊं आपको कि डायनेमिज्म जो है, डायनेमिक जीनोम की हम बात करते हैं, तो इसमें हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को रखते हैं। तो आपको कुछ मटेरियल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का हमने दिया हुआ है, जैसे प्रोकैरियोट के केस में हमने दिया है, ह्यूमन के केस में हमने दिया है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आएगा तब आप उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम डायनेमिक क्रोमोसोम, जीनोम मतलब जीनोम कहाँ रहेगा, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम जो है वही पोर्शन पूरा जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो हम यहाँ पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यानी टीई के बारे में बात करेंगे, कॉमन बात करेंगे। तो अभी हमने बात की थी कॉन्स्टेंसी की, तो हमने देखा था कि क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर स्पीशीज में। लेकिन डायनेमिज्म मतलब कुछ जो मूविंग जीनोम, जिसको हम जंपिंग जीनोम भी बोलते हैं, और उन जंपिंग जीनोम या मूविंग जीनोम की वजह से म्यूटेशन हो रहा है, उनकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और उसी वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं। और हो सकता है इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, जो कॉन्स्टेंसी अभी तक बनी हुई है किसी एक स्पीशीज में पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर के, हो सकता है उनमें म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन से इतने चेंज होते जाए कि उन स्पीशीज जो है वो एक नई स्पीशीज में बदल जाए। चीज समझ रहे हो कि आपको क्या लिखना है, पहले समझना मेन है। तो कॉन्स्टेंसी से आपने देखा है कि कॉन्स्टेंसी से एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमको पता लगते हैं। लेकिन इवोल्यूशन भी चल रहा है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। हो सकता है आज की जो होमोसेपियंस है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के डायनेमिज्म से वो आगे जाकर किसी और स्पीशीज में बदल जाए, और उसके नंबर जो है म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू क्या हो सकते हैं, उनमें चेंज हो सकते हैं। तो इट मींस कि डायनेमिज्म आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, पर वो ग्रेजुअल और बहुत लॉन्ग टर्म रोल प्ले करता है। बहुत लंबे समय में आपको पता लगेगा कि इवोल्यूशन हो रहा है, और जब ये सारे इवोल्यूशंस जो ये सारे जो म्यूटेशंस हैं जब वो एक्यूमुलेट होंगे तब जाके, क्योंकि एक स्पीशीज से नई स्पीशीज बनना बड़ी बात है, एक स्पीशीज से नई स्पीशीज बनना वो काफी लंबे टाइम में होती है। तो लेकिन ये पॉसिबल किससे होगा, डायनेमिज्म से। तो पहले ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये चीज क्लियर हुई कि आपको लिखना क्या है। कॉन्स्टेंसी में आपको कांस्टेंट नंबर बताना है स्पीशीज के, सबके, प्लांट के, एनिमल के, और ये भी बताना है कि कहाँ इनका यूज होता है ब्रीडिंग वगैरह में। डायनेमिज्म की बात आएगी तो डायनेमिज्म आप क्यों पढ़ रहे हो, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत लंबे समय तक म्यूटेशन होगा। अभी मैंने आपको आईएस सीक्वेंस वगैरह बताई थी,
और आईए सीक्वेंस में आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये इनका क्या रोल है, तो हमने वहाँ पे म्यूटेशंस वगैरह बताए थे कि म्यूटेशन जो होते हैं वो जनरली इनके थ्रू जनरेट होता है। तो डायनेमिज्म में सबसे पहली चीज हमको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट लिखना है। अब हम इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की बात करते हैं, तो मेनली जब इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वहां पर कहाँ से हुई थी, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हमने क्लासिकल जेनेटिक्स की बात जब अपन करते हैं, तो क्लासिकल जेनेटिक्स के पिक्चर जो है वो चेंज हुई। कैसे चेंज हुई? वो 1930s में जब मेज जो है उसकी जेनेटिक स्टडी की गई, और जेनेटिक स्टडी की गई तो यहाँ पर ये देखा गया कि कुछ जीन जो है जो एक फिक्स्ड लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर अब हमने कुछ ऐसे रिसर्च करी कि हमको ये पता लगा कि कुछ जीन जो होते हैं वो फिक्स्ड लोकस पर ना होके मूविंग जो होते हैं, मूविंग कंपोनेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये रिसर्च, ये सबसे पहले 1930s में जेनेटिक स्टडीज जो की गई थी, उसने क्लासिकल जेनेटिक्स को अपसेट किया और ये बताया कि जरूरी नहीं है कि जीन जो है वो फिक्स्ड लोकस पर ही हो, मेन क्रोमोसोम पर। यहाँ पर कुछ सर्टेन जेनेटिक एलिमेंट होते हैं जो मेन क्रोमोसोम में है, लेकिन वो मूव कर सकते हैं किसी लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। ठीक है, और इन्हीं को हमने देखा कि ये प्लांट से लेकर एनिमल तक, हायर एनिमल्स तक ये रहते हैं। डिस्कवरी जरूर इनकी मेज में हुई है पहले, लेकिन ये जो है वो बहुत इनका वाइड स्प्रेड नेचर है मोबाइल एलिमेंट्स का। और इनको हम लेकिन कई अलग नाम से जानते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं तो हम वहां पर उनको इंसर्शन सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनको कई अलग नाम से जानते हैं। ये a variety of colorful names have been applied to this genetic element। जैसे हम इनको कंट्रोलिंग एलिमेंट बोलते हैं, जंपिंग जीन बोलते हैं, मोबाइल जीन बोलते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांसपोजॉन्स बोलते हैं। कॉमनली अपन इनको यूज करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, टीई। ठीक है, प्रोकैरियोट में हमने बैक्टीरिया के केस में देखा था, हमने उनको नाम दिया था आईएस, इंसर्शन सीक्वेंस। तो हम इनको कई नाम से जानते हैं। ये लोअर ऑर्गेनिज्म से, ये तो हमने देख लिया, प्रोकैरियोट से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक ये प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के केस में हमने लाइन का केस देखा। लाइन एक रेट्रो एलिमेंट है, जब हमने वहां पढ़ा था। तो वो सब आप क्वेश्चन जैसा आएगा उस हिसाब से आपको लिखना है। लॉन्ग आएगा तो आप पर्टिकुलर जीनोम में लाइन का एग्जाम्पल लिख के पूरा बता सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो आप कॉन्स्टेंसी में थोड़ा सा एग्जाम्पल देके डायनेमिज्म में आ जाएंगे। और कब इनकी रिसर्च, कब इनकी डिस्कवरी हुई, रिसर्च हुई इनकी 1930s में, कहाँ से इनके नाम है, ये सब हम बताएंगे। तो बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, कंट्रोलिंग एलिमेंट, जंपिंग जीन, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ट्रांसपोजॉन्स। यहाँ पर अपन जो टर्म यूज कर रहे हैं वो यूज करते हैं टीई एलिमेंट, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट और ट्रांसपोजॉन, जो पूरी फैमिली, पूरी एंटायर फैमिली जो है उसके बारे में हमको बताता है। अगर हमने बोल दिया टीई मतलब उसमें इंसर्शन सीक्वेंस भी आ जाएंगी, उसमें सारे आ जाएंगे, रेट्रो एलिमेंट, जंपिंग जीन, सबकी बात हम कर रहे हैं। तो हमें कॉमनली टर्म जो है वो यूज करते हैं टीई या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट और ट्रांसपोजोन। ठीक है, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो होते हैं वो मूव हो सकते हैं, कैन मूव टू न्यू पोजिशन विद इन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम में अलग पोजिशन पर मूव हो सकते हैं, और इवन टू अ डिफरेंट क्रोमोसोम, या वो डिफरेंट क्रोमोसोम में भी जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से हमने उनको डिटेक्ट किया था? हमने ई कोलाई में, मेज, ईस्ट, ड्रोसोफिला, इन सब में हमने देखा। ठीक है, through the mutations that they produce when they inactivate genes into which they insert। और हमने उनकी स्टडी की है, कई तरीके से हमने स्टडी की है। ठीक है, स्टडी करके हमने देखा कि वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर तक हमको मिलते हैं, क्योंकि इनसे क्या चेंज होते हैं उसके थ्रू हमने इनकी स्टडी की है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? लगभग सब में है। जब हम इनकी डीएनए सीक्वेंसिंग देखते हैं जीनोम्स की, माइक्रोब से लेकर प्लांट, एनिमल, सब में हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि टी एलिमेंट जो है वो लगभग वर्चुअली ऑल ऑर्गेनिज्म में है। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम का तो हमने पूरा पूरा देख लिया है कि कितने हैं। तो लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है वो बनाते हैं हमारे पूरे क्रोमोसोम का 50%। ठीक है, तो इतना है। क्योंकि लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे जो म्यूटेशन है नॉनसेंस म्यूटेशन है, और बहुत सारे जो है वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पर कोई रोल प्ले नहीं करते। इसीलिए इवोल्यूशन में बहुत लंबा टाइम लगता है। जब ये सारे म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं बहुत लॉन्ग टाइम में, तब जाके फिर चेंज होता है। ठीक है, अब इतना अबेंडेंस में होते हुए भी
उनका जो नॉर्मल जेनेटिक रोल है वो हमको नहीं पता पड़ता, क्योंकि इनका कोई भी एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन से हम इनको नहीं बताते। हमने यहाँ देखा था कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो होती हैं वो जनरली इन जीनोम का वो करती हैं, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस का हमने देखा कि वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करते, एक्सप्रेशन में रोल प्ले नहीं करते। इसीलिए इनका अबेंडेंस के होते हुए भी इनका जो नॉर्मल जेनेटिक रोल है इन एलिमेंट का वो हम सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। बस हम यही कहते हैं कि म्यूटेशंस जो हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशंस जो हो रहे हैं, अलग अलग वेरिएशंस जो आ रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब आगे आते हैं हम कि जनरली आपको जब ये आएगा ना क्रोमोसोम कॉन्स्टेंसी और डायनेमिज्म, तो आपको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। और जब आपको पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ लिया जाएगा टी एलिमेंट, तब आप यहाँ भी आप ह्यूमन के केस या किसी भी एक केस से उसके बारे में दे सकते हो, पर ये कॉमनली अपन ने दिया हुआ है यहाँ। तो अब हम यूकेरियोटिक, क्योंकि इनके बहुत सारे नाम है, पीआई एलिमेंट बोलते हैं अपन ड्रोसोफिला के केस में, और हर ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ड्रोसोफिला को तो पूरा जब आप पढ़ते हो तो ड्रोसोफिला का तो पूरी स्टडी इन एलिमेंट्स के ऊपर की गई। ठीक है, तो अलग अलग नाम से इनको जानते हैं हम। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि यूकेरियोटिक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, तो वो हमारे दो क्लास में, अगर हम कॉमनली बात करें तो हम इनको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 एलिमेंट। और ये यहाँ पर बात करते हैं क्लास 1 और क्लास 2 से कि कौन किसकी कॉपी बनाता है, सीधा सीधा कि डीएनए एलिमेंट जो है वो उनका ट्रांसपोज हो रहे हैं आरएनए कॉपी से या डायरेक्टली। तो इस हिसाब से हम इनको बात करते हैं। जैसे अगर हमने क्लास 1 एलिमेंट बोला तो हम इनको आरएनए एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने क्लास 1 एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड आरएनए एलिमेंट बिकॉज द डीएनए एलिमेंट इन द जीनोम इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन आरएनए कॉपी, क्योंकि डीएनए जो है वो आरएनए कॉपी में ट्रांसक्राइब हो रहा है। तो पहले हमने इनको बेसिकली ब्रॉडली अगर हम बोलें तो दो क्लास में डिवाइड किया है, और पर्टिकुलर अब टी एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आता है तो वो अलग उसका पूरी स्टडी होती है। तो हमने बेसिकली इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास 1 क्लास 2 में। और क्लास 1 और क्लास 2 इसी बेस पर है कि कैसे कॉपी बनती है। अगर मान लो आरएनए एलिमेंट बोला है तो इट मींस कि डीएनए एलिमेंट इन द जीनोम इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन आरएनए कॉपी, जो नॉर्मल प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बना। ठीक है, अब जो आरएनए कॉपी है इज कन्वर्टेड बैक इनटू अ डीएनए कॉपी दैट कैन देन इंसर्ट इनटू। अब उसके बाद जो आरएनए कॉपी बनी है, क्लास 1 की बात कर रहे हैं, तो वो आरएनए कॉपी जो है, दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन दिख रही है अच्छे से और आवाज आ रही है मेरी? हाँ, राइटिंग जरूर यस। मैंने, हाँ राइटिंग नहीं आ रही होगी तो मैं यहाँ से बोलती जा रही हूँ। ठीक है, आरएनए कॉपी जो है पहले डीएनए से आरएनए कॉपी बनी, फिर वो जो आरएनए कॉपी है वो अगेन कन्वर्ट बैक हुई डीएनए कॉपी में, और वो डीएनए जो है फिर वो इंसर्ट होगा इनटू अनदर साइट इन द होस्ट जीनोम, कुछ किसी दूसरे साइट में इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि वेरिएशन लाना है, कहीं ना कहीं चेंज लाना है, तो पहले डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए जो है कन्वर्टेड बैक होगा डीएनए कॉपी में, और फिर वो अनदर साइट जो है होस्ट जीनोम की उसमें जाकर इंसर्ट होगा। इसीलिए क्लास 1 एलिमेंट्स को हमने नाम दिया है रिट्रो एलिमेंट। ह्यूमन के केस में हमने लाइंस में पढ़ा था, L1 जो था वो रिट्रो एलिमेंट का टाइप था। तो क्लास 1 एलिमेंट को हमने रिट्रो एलिमेंट इसलिए कहा क्योंकि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से फिर डीएनए बनेगा, फिर डीएनए जाकर इंसर्ट होगा, और वो भी दूसरी साइट पर, टारगेट साइट पर। अनदर मतलब जो उसकी साइट है उससे अलग हटके वो उसमें जाएगा। इसीलिए क्लास 1 एलिमेंट्स को हमने रेट्रो एलिमेंट बोला है, बिकॉज देयर मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनका जो मूवमेंट है, रेट्रो ट्रांसपोजिशन हो रहा है वहां पर, और उसको हम रिवर्स फ्लो जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, उसके थ्रू हम समझा सकते हैं, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। ठीक है, तो क्लास 1 हो गए रेट्रो एलिमेंट, क्लास 1 हो गए रेट्रो एलिमेंट, क्योंकि आरएनए से जो डीएनए बनेगा वो जाके कॉपी हो, वो जाके इंसर्ट होगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रेट्रो एलिमेंट। और जो कॉपी नंबर है क्लास 1 एलिमेंट का इन होस्ट जीनोम कैन बी एनॉर्मस। फॉर एग्जांपल देयर आर ऑलमोस्ट अ मिलियन कॉपीज ऑफ क्लास 1 एलिमेंट कॉल्ड एएलयू। अब ध्यान आया होगा, एएलयू हमने पढ़ा था, लाइन और साइन पढ़े थे, जिसमें हमने साइन के अंदर एएलयू पढ़ा था। तो इनकी जो कॉपी है वो कई सारे हो सकते हैं होस्ट जीनोम में, इनॉर्मस हो सकते हैं। जैसे हमने ह्यूमन के केस में पढ़ा था कि ह्यूमन जीनोम में जो एएलयू है वो साइन का एग्जांपल है, शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर, जो हमने नाम पढ़े थे साइन और लाइन, ध्यान आया हो, तो ये इसका एग्जांपल हुआ। ठीक है,
such ALU in the human genome. Such high copy number are possible because many RNAs can be transcribed from a single class 1 element, and each can then theoretically result in a new DNA insertion in the host genome. जैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या देखा था हमने, पहले डीएनए से आरएनए कॉपी बनेगी, आरएनए फिर डीएनए में बनाएगा और फिर जाके वो डीएनए जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इनकी हाई कॉपी नंबर पॉसिबल है, क्योंकि मैनी आरएनए जो है वो ट्रांसक्राइब्ड हो सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल क्लास 1 एलिमेंट, बहुत सारे आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हो सकते हैं और फिर ये नए उनको बना सकते हैं डीएनए को, और वो जो डीएनए है वो फिर जाके इंसर्ट हो जाएंगे। इसीलिए ये बताया जाता है कि इनके कॉपी नंबर जो है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एनॉर्मस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आरएनए जो है वो एक सिंगल क्लास 1 एलिमेंट से बन सकते हैं बहुत सारे, और उनसे वो नए डीएनए को बना सकते हैं जो इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये पहले क्लियर हुआ। तो हम ब्रॉडली अगर टी एलिमेंट को डिवाइड करते हैं तो हम दो में डिवाइड करते हैं, एक क्लास 1 हो गया, एक क्लास 2 हो गया। क्लास 1 को हमने रिट्रो एलिमेंट बोला, रिट्रो क्योंकि वो आरएनए से डीएनए कॉपी बनाएंगे और फिर वो डीएनए कॉपी जो है वो होस्ट जीनोम में आएगी। हम यहाँ पर उनके बहुत सारे नंबर जो है वो बना सकते हैं। In addition, because the RNA copy is the position intermediate, insertion of class 1 element into the genome are essentially permanent. हम ये मानते हैं कि आरएनए कॉपी जो है, आरएनए कॉपी वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब डीएनए से आरएनए बना, फिर उस आरएनए से आपने वो बनाया, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि वो जो इंसर्शन है वो जनरली हम क्लास 1 एलिमेंट का जीनोम में वो हम मानते हैं कि वो एक तरह से परमानेंट है, क्योंकि वो बहुत सारी प्रोसेस से इनडायरेक्ट कॉपी से होकर जा रहा है और फिर अंदर जा रहा है, ठीक है। दैट इज दे कैन नॉट बी एक्साइज्ड फ्रॉम द डोनर साइट, यानी डोनर साइट से हम उनको अलग नहीं कर सकते, एक्साइज नहीं कर सकते। इसलिए हम ये मानते हैं कि क्लास 1 वाला जो है वो परमानेंट हम उनको मानते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये भी मानते हैं मोबाइल इसलिए है क्योंकि वो नए टारगेट डीएनए में जाकर इंसर्ट होते हैं, जहां से वो ओरिजिन हुए ना, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर डीएनए बना, लेकिन जहां जिस डीएनए से आरएनए बना था, फिर जो आरएनए से डीएनए बना वो कहीं और जाके इंसर्ट हुआ, टारगेट डीएनए पर नहीं हुआ, न्यू टारगेट डीएनए उसने अपनी साइट बनाई। ये पहले समझ में आया ये चीज, ये क्लियर हुई। पहले डीएनए है, लेकिन जो डोनर साइट थी, जो डोनर साइट का डीएनए से आरएनए बना था, अब आरएनए से जो डीएनए बनेगा वो इस साइट पर ना जाके किसी और साइट पर जाएगा, ठीक है। तभी तो वेरिएशन होगा, तभी तो मूवमेंट हुआ, तभी तो वो मोबाइल एलिमेंट है। तो ये पहले यहां तक का क्लियर हुआ। मैम डोनर साइट का क्या मतलब हुआ? डोनर साइट मतलब जैसे अगर मान लो जहां जिस डीएनए से आरएनए की वो जो रिट्रो एलिमेंट की कॉपी बन रही है ना, वो साइट नहीं होगी वो, ये मतलब है वहां पर। अभी मैं एक डायग्राम और दिखाऊंगी आपको। इसका मतलब डीआर का मतलब ये होता है जहां से उसका ओरिजिन हो रहा है ना आरएनए का, डीएनए से क्योंकि आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो वो जो डीएनए से आरएनए बन रहा था ना वो डोनर साइट थी। लेकिन अब जो आरएनए डीएनए बनाएगा वो उस साइट में नहीं जाकर कहीं और साइट में इंसर्ट होगा, ऐसा, ठीक है। तभी तो वेरिएशन हुआ। अगर वो वहीं की वहीं चला जाएगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो वहां ना जाके कहीं और जाता है, उसकी कॉपी कहीं और, डीएनए उसका टारगेट कोई और होता है। डोनर साइट मतलब वो जो देने वाला है जिससे आरएनए बना, ठीक है। अब जहां क्लास 1 में उसको क्या करना पड़ा था, डीएनए से पहले आरएनए बना, फिर आरएनए से डीएनए बना, तब जाके वो डीएनए उस साइट से अलग जाके इंसर्ट हुआ। लेकिन क्लास 2 एलिमेंट सीधा सीधा डायरेक्ट है, क्लास 2 को हमने डीएनए एलिमेंट बोला बिकॉज क्या होगा, क्लास 2 एलिमेंट इटसेल्फ मूव कर सकता है वन साइट इन द जीनोम टू अनदर। यहाँ वो डोनर साइट वाला जो डीएनए था वो खुद से मूव नहीं हो पाया, वो मूव किसके थ्रू हो रहा था, रिट्रो एलिमेंट के थ्रू हो रहा था। तो उसने डीएनए ने क्या किया था, आरएनए बनाया, फिर जो आरएनए ने डीएनए बनाया था ना उसमें मूविंग की कैपेबिलिटी थी, ठीक है, इसलिए वो डोनर साइट से अलग गया। लेकिन जो क्लास 2 एलिमेंट है वहां पर जो डीएनए एलिमेंट है उनमें खुद में मूवमेंट की प्रोसेस होती है, उनको किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती।
इसीलिए यहाँ ऊपर एक बात आई थी कि वो आरएनए जो है वो इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जो क्लास 2 एलिमेंट है वो डीएनए एलिमेंट है, क्योंकि क्लास 2 एलिमेंट इटसेल्फ मूव फ्रॉम वन साइट इन द जीनोम टू अनदर। ठीक है, इसीलिए हम अनलाइक क्लास 1 एलिमेंट, हमने क्लास 1 एलिमेंट में एक चीज बताई थी कि वो एसेंशियली परमानेंट हो जाता है क्योंकि हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन unlike class 1 element, class 2 element can excise from the donor site, which means that if insertion into a gene has created a mutation, excision of the element can lead to the reversion of the original mutation। मतलब हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है ये वाला, और वो जो था वो परमानेंट था। ठीक है, यहाँ पर हम उसको एक्साइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं डोनर साइट से। ठीक है, मतलब उसका एक्सीजन जब उस एलिमेंट का कर देते हैं तो रिवर्सन हो जाता है ओरिजिनल म्यूटेशन का। मतलब ये परमानेंट ये वाला चेंज नहीं है, क्योंकि क्लास 2 एलिमेंट डीएनए एलिमेंट है, और डीएनए एलिमेंट मतलब उसमें खुद में ये पावर होती है कि वो एक साइड से दूसरे साइड में मूव कर सके। इसलिए ये जो चेंज होता है वो परमानेंट नहीं होता, हम क्योंकि उस चीज को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि वो परमानेंट चेंज है, वो हम उसको अलग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये बात हुई टी एलिमेंट की, जिसके हम अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये लंबे चौड़े टॉपिक है, जैसे ड्रोसोफिला के अंदर ही है। जब आप जेनेटिक्स में आएंगे 3rd सेमेस्टर में, तो मेरे ख्याल से आपका 4th में डेजर्टेशन रहता है, 3rd में पूरा का पूरा आपको ड्रोसोफिला की जो जेनेटिक्स है पूरी आती है 3rd में। उस पेपर का नाम भूल रही हूँ मैं, पेपर जो है डेवलपमेंटल और बिहेवियर जेनेटिक्स जो होती है ना, डेवलपमेंटल, उसमें पूरा का पूरा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आप ड्रोसोफिला के अंदर पढ़ेंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन यहाँ हम डायनेमिज्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कॉमनली बात कर रहे हैं कि टी एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे, किसमें देखे गए थे, किसमें कौन से होते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हमने पहले हमने देख लिया, दो तरह के हो गए, एक इनडायरेक्ट हो गए जिसमें आरएनए ट्रांस, अब सिंपल सी बात बताऊं तो दो तरह के एलिमेंट हो गए, एक क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया। क्लास 1 में इंटरमीडिएट के में काम करेंगे, इसलिए उसमें परमानेंट चेंज होता है। क्लास 2 जो होता है उसमें कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होगी, उनमें खुद ही कैपेबिलिटी होती है। तो अब जो हमने मेज में देखे थे, क्योंकि सबसे पहले इनमें ही रिसर्च हुआ था, इनमें ही डिस्कवरी हुई थी मेज में, तो यहाँ पर जो देखे गए थे वो क्लास 2 एलिमेंट देखे गए थे, दैट लीड टू अनयूजुअल स्पॉटेड कर्नल ड्यू टू एक्सीजन फ्रॉम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट प्रोडक्शन इन द कर्नल। उनके जो वो थे उसमें पिगमेंट प्रोडक्शन वाली जो चीज थी, उसको हमने क्योंकि अलग करके जब देखा हमने, तो वहां उसमें देखा कि ये वाले जो एलिमेंट थे, यानी डिस्कवरी की गई, ये क्लास 2 एलिमेंट थे, क्योंकि उनमें जो म्यूटेशन था उसमें हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उसमें आपने देखा ना कि रिवर्सल वाली चीज हो सकती है, ये एक्साइज हो सकते हैं फ्रॉम द डोनर साइड से। ठीक है, डोनर साइड से एक्साइज हो सकते हैं, इसीलिए मेज में जो देखे गए थे वो क्लास 2 एलिमेंट देखे गए थे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कवरी है कि कैसे ये आते हैं और कहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर आप ये डालोगे, प्लस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वहां भी हमने देखा था इन द टेस्ट ट्यूब आर वैल्यूएबल टूल, हम इनको इंजीनियर्ड भी कर सकते हैं, प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में भी हम करते हैं, जेनेटिक मैपिंग के लिए हम करते हैं, प्लस म्यूटेंट को क्रिएट करने के लिए हम इनकी स्टडी करते हैं, इनकी इन विट्रो स्टडी करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की। और ये हमारा म्यूटेंट को क्रिएट करने में, जेनेटिक मैपिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लोनिंग जीन में, और इवन रिड्यूसिंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आप डायनेमिज्म क्यों पढ़ रहे हो, तो उसका कारण ये है कि हम बहुत सारी चीजें उससे स्टडी कर सकते हैं, मैपिंग में हम कर सकते हैं, म्यूटेंट में कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हम क्रिएट करते हैं। और आपने प्लांट के केस में देखा था कि हम कॉन्स्टेंसी का यूज करते हुए प्लांट ब्रीडिंग में उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर स्पीशीज में अलग अलग है, तो दो स्पीशीज को मिलाकर हम एक नई स्पीशीज जो है जनरेट करते हैं, और वो चल ही रहा है काम। ठीक है, अब आता है हमारा इनमें कि कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये क्लास 1 है ना, ये डोनर डीएनए आपको बताया हुआ है। ये क्लास 1 में क्या होगा, डोनर डीएनए से ही बनेगा। अब आपको शायद और क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा ये बनाया हुआ फिगर दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको, ऊपर क्लास 1 लिखा हुआ है। अब देखो ये वाला चल रहे हैं हम क्लास 1 में,
तो क्लास 1 में हमने देखा कि ये जो डोनर साइट अभी पूछा था ना तुमने, डोनर डीएनए, ये डोनर डीएनए मतलब यहीं से इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए इंटरमीडिएट होगा। अब ये जो आरएनए इंटरमीडिएट है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बना देगा। अब ये जो डीएनए है ये वाला, ये इसका इंसर्शन होगा, ये दिख रहा है, ये इंसर्ट हो जाएगा और ये रही इसकी टारगेट डीएनए की साइट, ये यहाँ पर इंसर्ट हो, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज्ड मोबाइल एलिमेंट। इस डीएनए का इंसर्शन हो गया और ये हो गया ट्रांसपोज्ड मोबाइल एलिमेंट। ये क्लियर हुआ? डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर डीएनए, और वो डीएनए को जाकर इंसर्ट हो गया, वो डीएनए जाकर इंसर्ट हो गया, ये टारगेट डीएनए बनाया है। टारगेट डीएनए जो है ट्रांसपोज्ड मोबाइल एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दिया। अब देखते हैं हम क्लास 2 में, ठीक है ना, क्लास 2 फिगर वहां पर है, नीचे है, नीचे की तरफ आया है, ये दिख रहा है आप? अब देखना, क्लास 2 दिख रहा है, ये डोनर डीएनए, ये इस डोनर डीएनए, क्योंकि डीएनए की ही डीएनए हो सकता है, ये आपने यहाँ पर एक्सीजन कर लिया, ये और ये डोनर डीएनए आपका निकला, और ये जो डोनर डीएनए उसको अब हमने, वो डोनर डीएनए कहाँ जाएगा, टारगेट वाली सीक्वेंस में जाकर ये इंसर्ट हो गया, यानी डीएनए में ही दूसरी जगह जाकर वो इंसर्ट हो गया। तो डोनर डीएनए से, वो डोनर डीएनए में ही क्या है, वो साइट है, वो डोनर डीएनए दे रहा है, वो डोनर डीएनए जो है वो जाकर फिर टारगेट डीएनए में इंसर्ट होगा। यानी डीएनए में ही कैपेबिलिटी होती है कि वो एक साइट से दूसरे साइट में चले जाए, लेकिन कौन से डीएनए में से निकला है वो और दूसरी जगह गया है, उसको हमने डोनर डीएनए बोला। ये क्लियर हुआ पहले? ठीक है मैम क्लास 2 समझ में नहीं आया। देखो क्लास 2 में पहले तो सिंपल चीज समझ लो कि क्लास 2 जो है ना, उसमें डीएनए जो है वो, उसको किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ रही। डीएनए जो है एक डोनर डीएनए है, उसी में से वो साइट निकली है जो मूव करेगी, तो ये डोनर डीएनए है ये, और इससे जो एक्सीजन हुआ वो डोनर डीएनए से ही निकला है ये, और वो डीएनए जाकर किसी और साइट में इंसर्ट हो गया, ये टारगेट वाली, या टारगेट डीएनए लिखा था ना उस वाले में, तो ये टारगेट डीएनए में जाकर, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो जहां से निकला है उसको डोनर बोल दिया और जहां जाएगा उसको टारगेट बोल दिया, लेकिन किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इसको हमने क्लास 2 बोला। यानी डीएनए में ही कैपेबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, ये लेकिन कहाँ मैम से, जैसे आपने बोला कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स या फिर क्या कहते हैं एनिमल से, मतलब बोलना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या म्यूटेंट्स बनाने के काम में आती है प्रोसेस। ट्रांसजेनिक में, हाँ क्योंकि मैम हम उस, फिर हाँ इसमें क्लास सेकंड कैसे काम करेगा? क्लास सेकेंड में जो डोनर डीएनए साइट है ना, वहां से हम जंपिंग एलिमेंट को निकालते हैं वहां से, और फिर उसको किसी और एनिमल में इंसर्ट कर सकते हैं, समझ गए? मैम डायरेक्ट जंपिंग डीएनए को मतलब नहीं एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट फिर तो, उसको डायरेक्ट। देखो नहीं डायरेक्ट तो वो उसी में हो रहा है। जैसे मान लो मैंने एक बात करी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ए में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, तो वो ए के ही अंदर हो रहा है, लेकिन मुझे अगर ट्रांसजेनिक बनाना है तो मैं ए वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके उस डीएनए की उस साइट को जहां वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उस साइट से निकालूंगी, और फिर उसको कहाँ लेके जाएंगे हम, दूसरे एनिमल में ट्रांसफर। बात समझे? तब ट्रांसजेनिक बनेगी, तब बनेंगे। अगर वो सेम एनिमल के अंदर है तो वो तो अपने आप हो रहा है, हमको कुछ करना नहीं है, ये तो अपने आप कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कंपोनेंट बना रहे हैं ना ह्यूमन जीनोम का, अपन ने अभी पढ़ा था रिट्रो एलिमेंट को, याद आया होगा? ये तो अपना काम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रांसजेनिक बनाने के लिए फिर हम उस साइट को निकालते हैं इन विट्रो, जीन क्लोनिंग वगैरह करके, और उस साइट को निकाल के फिर दूसरे एनिमल में डालते हैं, तो उसमें भी मूविंग की कैपेसिटी आ जाएगी उस एनिमल में, क्योंकि अब हमको पता है कि कौन सी साइट मूव करेगी, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझे बात कि अभी डाउट है? ठीक है मैम ये क्लास 2 क्लास 1 डीएनए होते किस चीज के हैं? मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब सारे उसमें यूकेरियोट्स में होती है क्या? ये सारे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट देखे गए, लेकिन जो मेज में है वो क्लास 2 है,
मतलब किसी में क्लास 1 हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों ही हो, किसी में क्लास 2 हो सकते हैं, किसी में दोनों हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन में लाइन वाला आपने जो देखा वो रिट्रो एलिमेंट है, समझ गए। मेज में जो मैम देखा था, किसी में नहीं भी हो सकता है, किसी में एब्सेंट भी हो सकता है किसी में। एब्सेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो। तो अपन ने तो कुछ ही निकाला, जैसे मेज में देखा हमने, हमने ड्रोसोफिला में देखा है। वर्चुअली हमने ये माना है कि लगभग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, पर किसी में एक्सेप्शनली नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये रिसर्च तो चलती ही रहती है। जिनमें देखा गया है उनमें अपन ने निकाला है, जैसे मेज में देख लिया है, ड्रोसोफिला में देख लिया है, ह्यूमन के अंदर देख लिया है, ईस्ट में देख लिया है। ये सारे एनिमल में हमने रिसर्च किया है, ठीक है। पर हो मैम सकता है इसकी वजह से ये होता है कि बहुत पहले जैसे जो मेज जिस कंडीशन में रहा होगा तो वो आज के मेज से बहुत डिफरेंट है, इसी की वजह से। हाँ, इवोल्यूशन, क्योंकि जो मेन Yes. म्यूटेशन का रोल है ना, वो यही प्ले करते हैं किसी भी जीनोम के अंदर, ठीक है। मेनली ये रोल प्ले करते हैं। बाकी ये चीज अलग है कि कभी कुछ डिलीशन हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, क्रोमोसोम एबरेशन हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम एबरेशन हो गया वहां पर, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बहुत सारी चीजें होता है। एनवायरमेंटल कॉज ना हो तो, अगर अंदर जेनेटिक कॉज है तो उसका बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा रोल। क्योंकि ये आपने देखा ना, क्लास 1 और क्लास 2 ये है तो जेनेटिक ही, चाहे वो डीएनए से आरएनए बन के फिर आरएनए डीएनए बन जाए, तो डीएनए क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल ही है। तो अगर हम जेनेटिक चेंज देखें तो जेनेटिक चेंज यही है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस यस तो ये मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायनेमिज्म में हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये दो हैं। तो क्लास